वेलकम टू नॉलेज ऑफ कोचिंग क्लासेस। केमिस्ट्री का फोर्थ यूनिट केमिकल थर्मोडायनामिक, जिसका आज हम 9th वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। और आज कवर करने वाले हैं हम टॉपिक्स हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी, एंट्रोपी एंड न्यूमेरिकल, जो बेस है हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन के। तो देखो बच्चों कि आज का भी जो टॉपिक है वो हमारे प्रीवियस लेक्चर का बेसिक अगर क्लियर रहता है हमारा, तो ही हमको अच्छे से समझ में आने वाला है। तो इसके लिए पहले आप हमारे फर्स्ट टू 8 वीडियो लेक्चर को देखेंगे और उसके बाद आप आगे का कंटिन्यू करेंगे। हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। The law states that the change in enthalpy for a reaction is the same whether the reaction takes place in one or a series of steps. ये लॉ स्टेट करता है कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है और उसमें एंथैल्पी चेंज हो रही है, तो अगर वो रिएक्शन एक स्टेप में है तो भी उतनी ही एंथैल्पी लगेगी जितनी वही रिएक्शन अगर नंबर ऑफ स्टेप में हो रही है तो भी एंथैल्पी सेम होगी। देखिए उसको समझते हैं हम इस ट्रायंगल से कि यहाँ पे देखें रिएक्शन है जो ए से बी जा रही है, बी से सी जा रही है, और वही रिएक्शन हो सकती है ए से सी। मतलब एक डायरेक्टली रिएक्शन हम करते हैं ए टू सी, और उसके लिए जो एंथैल्पी लग रही है हमने लिखा डेल्टा H1। और यही वाली जो रिएक्शन हम ऐसे घूम कर फिर के भी कर सकते हैं। मतलब ए से हम पहले कर सकते हैं ए टू फॉर्म बी, उसके लिए जो एंथैल्पी लग रही है हमको हमने लिखा यहाँ पर डेल H2। फिर उसके बाद में बी से सी रिएक्शन हो रही है, उसके लिए जो एंथैल्पी लगी है वो लगी है हमको डेल्टा H3। अब ये दोनों को हम प्लस कर लेते हैं तो बी से बी क्या होगा, कैंसल, ए टू फॉर्म सी इज इक्वल्स टू ये जो डेल्टा H2 एंड डेल्टा H3 है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो इक्वल रहेगी डेल्टा H1 के। ये रहेगी डेल्टा H1 के। इट मीन्स दैट कि रिएक्शन अगर एक स्टेप में होती है या फिर नंबर ऑफ स्टेप में होती है तो एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। सिंपल है ये स्टेटमेंट। यहाँ हम उसी के एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। कंसिडर द सिंथेसिस ऑफ NH3। अमोनिया का सिंथेसिस करना है, मतलब प्रिपेयर करना है हमको NH3 अमोनिया। तो इसकी हम इक्वेशन लिखते हैं 3H2 + N2 टू फॉर्म ट्वाइस NH3। और ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन को फॉर्म करने के लिए जो एंथैल्पी लगती है वो यहाँ पर वैल्यू गिवन है -92.2 किलो जूल। अब ये जो रिएक्शन है ये एग्जैक्टली 2 स्टेप रिएक्शन है। देखें फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ में रिएक्ट होकर फॉर्म करता है N2H4। उसके लिए जो एंथैल्पी लग रही है यहाँ गिवन है 95.4 किलो जूल। फिर उसके बाद में N2H4 ये रिएक्ट होता है हाइड्रोजन के साथ और फॉर्म करता है ट्वाइस NH3, और उसके लिए जो एंथैल्पी लगती है -187.6 किलो जूल। अब ये दोनों को प्लस कर देते हैं। तो प्लस करेंगे, देखो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड जो हमको वो कॉमन नज़र आ रहा है N2H4 ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। अब ये जो इसको प्लस करेंगे, ये देखो 2H2 और ये है एक H2, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1, 2 + 1 3H2। फिर N2 रहा, ये हो गया N2 टू फॉर्म ट्वाइस NH3। अब यहाँ पर ये इसको हम प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 187.6 में से माइनस होंगे 95.4, लेकिन बड़ा जो डिजिट है उसका साइन लगेगा तो आंसर आएगा 92.2 किलो जूल। तो ये जब हमने रिएक्शन 1 स्टेप में करे थे तो उसकी एंथैल्पी की जो वैल्यू है ये ऑब्जर्व करना है, और यही रिएक्शन जब हमने 2 स्टेप में देखे तो उसकी एंथैल्पी की वैल्यू देखें क्या है, यहाँ पर सेम है। इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन अगर एक स्टेप में हो या फिर सीरीज ऑफ स्टेप में हो तो एंथैल्पी की वैल्यू सेम रहेगी। दिस इज हेसेस लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ हेसेस लॉ।
इट कैन बी यूज टू कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विच डज नॉट टेक्स प्लेस डायरेक्टली। अगर डायरेक्टली हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं किसी एंथैल्पी को, मतलब किसी रिएक्शन की एंथैल्पी को, तो हम उस रिएक्शन को स्टेप वाइज लिखकर भी हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। If it is not possible to determine experimentally the enthalpy of a reaction, it can be calculated by Hess's law। अगर किसी रिएक्शन की एंथैल्पी एक्सपेरिमेंटली हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं तो कैलकुलेशन के थ्रू, वही जैसा हमने देखे हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, उससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी रिएक्शन की एंथैल्पी। ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ये लेक्चर के लास्ट में हम हेसेस लॉ के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। वहाँ पर हम जो ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे तो वो ही इसका एप्लीकेशन है। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और उसी को कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब देखो वर्ड से ही आ रहा है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब जो खुद ब खुद रिएक्शन होती है, मतलब नेचुरल जो प्रोसेस है ना, तो उसे कहेंगे हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इरिवर्सिबल, तो जो नेचुरल प्रोसेसेस होती हैं वो इरिवर्सिबल होती हैं, मतलब एक बार रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर वो खुद से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैव अ नेचुरल टेंडेंसी। ये कैसी है? नेचुरल टेंडेंसी है, ये खुद ब खुद होने वाली प्रोसेस है। टू ऑकर एंड डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस फॉर देयर ऑकरेंस। और कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस मतलब किसी हेल्प की उसको ज़रूरत नहीं होती है। विदाउट एनी हेल्प वो रिएक्शन खुद ब खुद होती है, तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब देखिए एग्जांपल्स के से आपको और भी ये क्लियर हो जाएगा। फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम ऑन इट्स ओन फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। अब जो वाटर है अगर वो हायर लेवल पे है, इस तरीके से अगर हायर लेवल पे वाटर है यहाँ पर, तो ये अगर नीचे गिरता है तो इसको कोई फोर्स मतलब एक्सटर्नल किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, इसके अंदर खुद ही इतनी ताकत होती है कि वो ऊपर से नीचे की तरफ आ जाए। तो ये खुद ब खुद होने वाली रिएक्शन है, तो ये है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब हमने एसिड लिया, एसिड प्लस बेस लिया, तो आपको पता है क्या होता है एसिड प्लस बेस? टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो अगर एसिड बेस आप ले रहे हैं तो अपने आप ये रिएक्शन हो जा रही है, इसको भी किसी और एक्सटर्नल हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं लग रही है। हॉट कॉफ़ी इन अ कप प्लेस्ड इन अ रूम कूल्स डाउन रिलीजिंग हीट टू द सराउंडिंग। कि एक कप है और इस कप में आपने कॉफ़ी ले रखा है और देखा आपने कि कुछ देर के बाद में ये कॉफ़ी जो है ये अपने आप ठंडी हो गई, क्योंकि इसके अंदर की जो हीट थी वो सराउंडिंग के साथ में एक्सचेंज हो गई। तो ये प्रोसेस कैसी हुई? अपने आप हुई। इसको किसी चीज़ की ज़रूरत लगी है क्या? नहीं। अगर आपने कप को थोड़ी देर रख दिया तो वो अपने आप ही कॉफ़ी का जो कॉफ़ी है वो ठंडी हो जाना है। आइस मेल्ट स्पॉन्टेनियसली अबव 0 डिग्री सेल्सियस। अब वाटर यहाँ पे कोई आइस का टुकड़ा है, तो ये जो आइस है, तो आइस क्यूब अगर आपने 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रख दिए, फ्रिज में से निकाला और बाहर रख दिया, तो कुछ देर के बाद में ये खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। ये प्रोसेस कैसी है? ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसको ये चारों भी एग्जाम्पल में हमने देखा कि यहाँ पर किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। जैसे एग्जाम्पल हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, जैसे कि अगर पानी है, पानी ऊपर से नीचे अपने आप गिर जाता है, लेकिन नीचे से अगर आपको ऊपर पानी चढ़ाना होता है तो आपको यहाँ पर क्या लगता है? फिर मोटर की ज़रूरत पड़ती है। मोटर की हेल्प से फिर पानी नीचे से ऊपर की तरफ पड़ता है ना। तो ये होता है हेल्प, मतलब जो हम कह रहे हैं एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पर जब ऊपर से नीचे पानी आ रहा है तो उसको कोई भी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो ये कहलाती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। अभी हमने देखा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब ऐसी प्रोसेस जो बिना किसी हेल्प के प्रोसीड होती है ना। तो इस प्रोसेस में एनर्जी का क्या रोल है? एनर्जी का क्या रोल है मीन्स कि अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो उसमें हीट इवॉल्व होती है या हीट एब्जॉर्ब होती है। मीन्स वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी या फिर एंडोथर्मिक होगी। तो ये हमको इस टॉपिक में देखना है। तो देखें
एक रिएक्शन देखते हैं हम। द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ डायरेक्शन इन विच एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज लोअर्ड। अब जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है ना, तो उसमें जो सिस्टम है, सिस्टम अपनी एनर्जी को लो कर देता है, लेकिन कब? जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। देखो एक एग्जांपल देखते हैं हम कि रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? प्रोडक्ट में। तो इन केस ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो रिएक्टेंट है उसकी एनर्जी प्रोडक्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल वही जो हमने लिया कि वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, अगर पानी है ये ऊपर के सरफेस पे जमा हुआ है तो इसकी जो एनर्जी है ये ज़्यादा है। हायर लेवल पर अगर वाटर है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा है, और अगर वो नीचे की तरफ आ जाता है, क्योंकि इसके पास में एनर्जी है तो ये कभी भी नीचे की तरफ बह सकता है। तो जब ये ऊपर का जो पानी है वो नीचे की तरफ आ गया तो ये ग्राउंड लेवल पे आ रहा है, तो इसकी जो एनर्जी है, एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एनर्जी इसकी कम हो जाएगी। अब ये पहले ऊपर था, मतलब ये रिएक्टेंट था, और जब ये नीचे आ गया तो ये बन गया क्या? प्रोडक्ट बन गया। तो रिएक्टेंट में एनर्जी ज़्यादा थी इसलिए वो नीचे की तरफ आ गया विदाउट एनी हेल्प, क्योंकि वो स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद आ रहा है बिना किसी हेल्प के। और जब वो नीचे आ गया एनर्जी लो हो गई। एनर्जी लो हो गई इसीलिए तो पानी फिर नीचे से ऊपर नहीं जा सकता खुद ब खुद, फिर हमको मोटर लगाना पड़ता है तो ही नीचे से ऊपर पानी जाता है। तो ये रीज़न है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है तो उसमें रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। तो हम यहाँ पर सिस्टम कह रहे हैं इसको, कि जिस पे हम वर्कआउट करते हैं वो होता है सिस्टम। तो वही है कि सिस्टम इज लोअर्ड। लेकिन एक बार जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब यहाँ पर हम इसको एक केमिकल एग्जाम्पल से देखते हैं। NaOH है और NaOH के साथ में रिएक्ट हो रहा है HCl, एसिड बेस रिएक्शन। ये बेस है और ये HCl एसिड है। एसिड बेस रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है। NaCl एंड वाटर जो है वो उसका हमको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं इसके। तो अब ये जो रिएक्शन है इसमें भी हीट जो है वो इवॉल्व हो रही है। अब हीट का इवॉल्व होना मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये एग्जाम्पल से हमको ये मिल रहा है कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट इवॉल्व करती है। ये नेगेटिव साइन यही कह रहा है ना कि हीट क्या हो रही है? इवॉल्व हो रही है। तो अगर हीट इवॉल्व हो रही है मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो ये रिलेशनशिप हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स ऐसी हैं जैसे हम यहाँ पर देखते हैं। इन द अदर हैंड, आइस मेल्ट स्पॉन्टेनियसली अबव 0 डिग्री सेल्सियस। अब क्या हो रहा है कि जो बर्फ़ है, आइस क्यूब है, और ये आइस अगर 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर पे रख दिया जाए, मतलब फ्रीज से अगर हमने इसको बाहर निकाल दिए तो ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों कन्वर्ट होगा? क्योंकि ये हीट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ हीट रिलीज नहीं हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है? हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। लेकिन ये प्रोसेस भी तो स्पॉन्टेनियस है ना, कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है लेकिन हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो मतलब ये कौन सी प्रोसेस हुई? इंडोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन हमने देखा कि हीट यहाँ पर इवॉल्व हो रही थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, ये भी तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। मतलब ये कुछ ना कुछ यहाँ पर कंफ्यूजन है। फिर उसी तरीके से एक और हम रिएक्शन देखते हैं कि NaCl है। NaCl को अगर हम पानी में डाल देते हैं तो ये अपने आप घुल जाएगा और NaCl का हमको एक्वियस सोल्यूशन मिल जाएगा। ये भी रिएक्शन कैसी है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। लेकिन इस रिएक्शन में भी क्या हो रहा है? हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है मतलब ये प्रोसेस कौन सी हुई? ये भी इंडोथर्मिक प्रोसेस हुई, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। स्पॉन्टेनियस है लेकिन हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अब यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो वो मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो वो स्पॉन्टेनियस है, या एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो वो स्पॉन्टेनियस है। तो यहाँ पर
क्लियर नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि दिस इज़ नॉट सफिशिएंट क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग ऑफ स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी को डिसाइड करने का ये जो क्राइटेरिया है ये सफिशिएंट नहीं है, मतलब हमको इसकी स्टडी और करना होगा ये पता करने के लिए कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देयर नीड्स टू बी एन अनदर फैक्टर टू डिस्क्राइब स्पॉन्टेनिटी। तो उसी को हम आगे पढ़ने वाले हैं कि कौन सा फैक्टर डिसाइड करता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। एंट्रोपी, ये एक आपके पास में फिर से एक नया टॉपिक आ गया, एंट्रोपी। देखो कंफ्यूज नहीं होना, इससे पहले हम पढ़ रहे थे एंथैल्पी, एंथैल्पी जिसको डिनोट कर रहे थे हम एच से। यहाँ पर टॉपिक क्या है, एंट्रोपी, जिसको हम डिनोट किससे कर रहे हैं, एच से। ठीक है, एंट्रोपी। अब एंट्रोपी बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, अगर समझ जाए तो बहुत आसानी से आप इसको कवर करेंगे। देखें, एंट्रोपी इज मेजर ऑफ डिसऑर्डर रेंडमनेस इन द सिस्टम। जो सिस्टम है, कोई भी अगर सिस्टम ले लो, कोई भी सिस्टम है, उसके अंदर जो हमने पार्टिकल ले रखे हैं, जो भी हमने यहाँ सब्सटेंस ले रखा है, तो ये सब्सटेंस जो है, इनके जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स की रेंडमनेस, मतलब उनका मोशन, उनका डिसऑर्डर, कैसे वो मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनकी स्पीड स्लो है या बहुत ज़्यादा है, तो वही कहलाता है एंट्रोपी। हायर द डिसऑर्डर मोर इज़ द एंट्रोपी। जितना ये मूवमेंट करेंगे उतने ही उसकी एंट्रोपी जो सिस्टम की है वो बढ़ने वाली है। तो इट इज़ डिनोटेड बाय एस। और अच्छे से समझने के लिए हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की यहाँ पर एक इमेज बता रहे हैं और उसके ज़रिए ही हम समझेंगे एंट्रोपी। देखें, आइज़ है, आइज़ हाईली ऑर्डर स्टेट, क्योंकि जो आइज़ है उसमें वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो गए, यहाँ पर पूरी तरीके से क्लोजली पैक्ड हो गए, ये एक दूसरे को पकड़ के रख लिए। अब इन्होंने एक दूसरे को पकड़ के रख लिए, तो इसके जो पार्टिकल्स है ये मूव नहीं कर रहे हैं, तो एंट्रोपी जो है, डिसऑर्डरनेस जो है, वो यहाँ पर कुछ भी नहीं है क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में है। अब अगर आइस पिघल जाता है, लिक्विड बन जाता है, तो लिक्विड में क्या हो रहा है, लिक्विड मूव कर रहा है, मतलब पार्टिकल्स जो है वो रेंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिसऑर्डरनेस क्या हो गई, इसकी बढ़ गई। आइज में क्या था, ऑर्डर स्टेट में थे, मतलब जैसे जहाँ पर फिक्स्ड है पार्टिकल वो वहीं के वहीं थे। लेकिन जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो जो पार्टिकल्स है वो मूवमेंट करना शुरू कर दिए, और जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो वो और भी ज़्यादा मूव करता है, रेंडमली इधर उधर कहीं पर भी घूम सकता है, तो वो हाईली डिसऑर्डर स्टेट में आ गया। तो जितनी डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी उतनी ही एंट्रोपी बढ़ेगी। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम समझने की और अच्छे से कोशिश करते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड आयोडीन इन वाटर, अब I2 है, आयोडीन है, आयोडीन की जो फिजिकल स्टेट है वो सॉलिड है मतलब ऑर्डर स्टेट में है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से कॉम्पैक्टली अरेंज है, तो इसकी जो एंट्रोपी है वो क्या रहेगी, ज़ीरो रहेगी। और जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व कर देते हैं, पानी में डाल देते हैं, तो ये लिक्विड फॉर्म में आ गया, एक्वियस फॉर्म में आ गया, और एक्वियस फॉर्म में आ गया तो इसके पार्टिकल्स कैसे फिर ये रेंडमली मूव करेंगे, मतलब डिसऑर्डरनेस बढ़ गई मतलब एंट्रोपी की वैल्यू बढ़ गई, एंट्रोपी बढ़ गई मतलब जो आंसर है वो पॉजिटिव में आने वाला है। ऑब्वियसली कि ये अगर ज़ीरो है और इसकी एंट्रोपी बढ़ रही है तो चेंज इन एंट्रोपी डेल एस इज इक्वल्स टू S2 माइनस S1, मतलब जो हम चेंज इन एंट्रोपी कहते हैं, तो ये क्या हो गया, S2 फाइनल और S1 इनिशियल। तो S2 की वैल्यू बढ़ रही है, पॉजिटिव में आना है, और S1 तो जो इनिशियल है वो ज़ीरो ही रहना है, तो आंसर तो आना है किस में, पॉजिटिव में आना है। तो डेल एस इज पॉजिटिव, मतलब चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। डिसोसिएशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल इनटू आइटम्स, अब देखें यहाँ पर गैस है, इसके हाइड्रोजन की जो फिजिकल स्टेट दिया है यहाँ पर गैस है, लेकिन ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे में बॉन्डेड है इस तरीके से, है ना। तो इसकी जो एंट्रोपी, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर ये होंगे
ऐसे एच 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 एच, तो ये इनकी एंट्रोपी के कंपैरिजन में अब हमने H2 मॉलिक्यूल्स को आइटम में कन्वर्ट कर दिया, मतलब ये बॉन्ड्स को हमने ब्रेक डाउन कर दिए। ये बॉन्ड्स ब्रेक डाउन हो गए तो फिर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो आइटम्स है वो फ्री हो गए। जितने हाइड्रोजन आइटम्स फ्री होंगे तो वो उतना ज़्यादा मूवमेंट होगा, और जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा एंट्रोपी बढ़ते चले जाएगी। यहाँ पे वो कैसे थे, कंबाइन स्टेट में थे, ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में थे। मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो गए आइटम्स में तो उनकी जो रैंडमनेस है वो बढ़ गई। रैंडमनेस बढ़ गई मतलब एंट्रोपी की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब आंसर क्या हो रहा है, पॉजिटिव में आना है। और एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे यहाँ पर H2 हाइड्रोजन ये है गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और इससे फॉर्म हो रहा है H2O लिक्विड। अब देखिए रिएक्टेंट जो है वो गैसेस फॉर्म में है, रिएक्टेंट गैसेस फॉर्म में है, और प्रोडक्ट लिक्विड फॉर्म में। तो गैस की एंट्रोपी ज़्यादा रहेगी क्या लिक्विड की? ऑब्वियसली गैस की, क्योंकि गैस जो है वो उनका जो डिसऑर्डरनेस रहता है वो ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड। तो यहाँ पर एंट्रोपी की जो वैल्यू है वो कैसे जाएगी, फिर नेगेटिव जाएगी, क्योंकि रिएक्टेंट की एंथैल्पी रिएक्टेंट की एंट्रोपी ज़्यादा है और प्रोडक्ट की एंट्रोपी कम है। तो इसलिए जो एंट्रोपी का आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। एंट्रोपी क्या होगा यहाँ पे, डिक्रीजेस, दैट्स व्हाई आंसर विल बी इन नेगेटिव। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, सॉलिड फॉर्म में है। जब ये डिसोसिएट हो जा रहा है तो ये कन्वर्ट हो रहा है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एक जो प्रोडक्ट मिल रहा है सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है, दूसरा जो मिल रहा है वो गैसेस फॉर्म में मिल रहा है। रिएक्टेंट का जो फिजिकल स्टेट है वो है सॉलिड, मतलब इसकी एंट्रोपी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट में एक सब्सटेंस की एंट्रोपी नहीं है, लेकिन एक कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में है, मतलब यहाँ पे सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू गैसेस फॉर्म। तो यहाँ पे क्या होगा, डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होगी। डिसऑर्डरनेस इंक्रीज हो रही है मतलब आंसर पॉजिटिव में आएगा। एंट्रोपी इंक्रीजेस और उसका आंसर एंट्रोपी का पॉजिटिव में आएगा। तो इस तरीके से आपको समझना है कि एंट्रोपी कहाँ इंक्रीज हो रही है और कहाँ पर डिक्रीज हो रही है। एंट्रोपी की और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। हाउ डज एंट्रोपी चेंज इन द फॉलोइंग प्रोसेसेस। अब जैसे कुछ प्रोसेस दिया है, फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड, मतलब लिक्विड जो है वो फ्रीज हो रहा है, जम रहा है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, अब आपको पता है कि जो रिएक्शन है तो रिएक्शन में रिएक्टेंट्स रहेंगे और रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है किसके अंदर, प्रोडक्ट में। तो फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड, तो लिक्विड क्या है, रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट जब फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, तो किस में कन्वर्ट होगा, वो सॉलिड में। तो फिर लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड, तो एंट्रोपी क्या हो रही है यहाँ पर, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि लिक्विड की जो एंट्रोपी थी वो ज़्यादा थी क्योंकि ये मोशन में था, और सॉलिड क्योंकि जो पार्टिकल्स है ये कॉम्पैक्टली अरेंज है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंट्रोपी जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड, अब सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड मतलब सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस, हमने पढ़ा है सब्लिमेशन, है ना। सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस। अब देखो रिएक्टेंट सॉलिड है और सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है किसमें, गैस में। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो कॉम्पैक्टली अरेंज है, और जब ये गैस में है तो ये तो रैंडम मोशन में आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एंट्रोपी पहले कम थी बाद में बढ़ गई, तो चेंज इन एंट्रोपी इंक्रीजेस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर। अब वाटर में हम शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो शुगर किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। जब उसको हमने एक्वियस पानी के अंदर डिसॉल्व कर दिया तो वो किस फॉर्म में आ गया, एक्वियस फॉर्म में, मतलब लिक्विड बन गया ना, सॉल्यूशन बन रहा है। तो सॉलिड की एंट्रोपी जो है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं तो कॉम्पैक्टली अरेंज है तो एंट्रोपी कम है, लिक्विड स्टेट में आ गया एंट्रोपी बढ़ गई, तो एंट्रोपी विल बी इंक्रीजेस। तो समझ में आ रहा है किस तरीके से इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हम कंडेंसेशन ऑफ वेपर, वेपर मतलब गैस, और कंडेंस होना मतलब ठंडा होके वो लिक्विड में वापस आना। तो गैस किस में कन्वर्ट हो जा रही है, लिक्विड में। तो गैस की एंट्रोपी ज़्यादा होती है, वो
कैसे भी किधर भी मूव कर लेता है, और लिक्विड की एंट्रोपी एज कंपेयर टू गैस कम होती है। तो पहले एंट्रोपी ज़्यादा थी, बाद में एंट्रोपी कम हुई, तो एंट्रोपी विल बी डिक्रीजेस। उसका आंसर नेगेटिव में आना है। अगर डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव में, इंक्रीज हो रही है तो आंसर उसका किस में आएगा, पॉजिटिव में। आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो यही सारी जो साइन है वो आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। अब एंट्रोपी को हमको क्वांटिटेटिवली फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमको यहाँ पे फॉर्मूला हम यहाँ डिराइव करेंगे। एंट्रोपी इज मेजर ऑफ डिसऑर्डर रेंडमनेस इन द सिस्टम। जो सिस्टम में हम एंट्रोपी देखते हैं, कैसे मेजर करते हैं कि जितना वो पार्टिकल मूव करता है, रेंडमनेस जितनी बढ़ती है उतनी ज़्यादा एंट्रोपी उस सिस्टम की बढ़ जाती है। द एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम इन अ प्रोसेस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर टू इट। और एंट्रोपी उतनी चेंज होंगी जितनी हम उस सिस्टम को हीट ट्रांसफर करेंगे in a reversible manner divided by the temperature at which the transfer takes place। अब देखें, इसको अच्छे से समझ लें इसको, कि कोई सिस्टम है। अब हमने इस सिस्टम में जो हमने कंसिडर किया हुआ है, सपोज दिस इज अ वाटर। अब ये लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। अब ये जो लिक्विड फॉर्म में है, तो अब हमने क्या किए, इसको हीट प्रोवाइड किए, है ना। हीट प्रोवाइड करेगी, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम। तो ये हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, बिकॉज जब हम इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो टेम्परेचर देंगे तो हीट इसके अंदर एब्जॉर्ब होगी। तो जब ये हीट एब्जॉर्ब करेगा तो इसके जो पार्टिकल्स रहेंगे, पार्टिकल्स मोशन में आ जाएंगे। ये इधर से इधर क्या करेंगे, ये मूवमेंट इनका शुरू हो जाएगा। और जितना ज़्यादा मूवमेंट शुरू होगा उतनी एंट्रोपी क्या होना है, इंक्रीज होना है। तो इसको फिर हम इस तरीके से दिखाएंगे कि एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू, कब चेंज हो रही है, हीट ट्रांसफर रिवर्सिबली एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ हीट ट्रांसफर डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ हीट ट्रांसफर। अब इसी को हम सिंबलाइज करते हैं। हीट ट्रांसफर मतलब चेंज इन पहले तो एंट्रोपी चेंज मतलब डेल एस इज इक्वल्स टू क्यू, हीट एब्जॉर्ब करने है रिवर्सली मैनर में, और टी टेम्परेचर के लिए हमने दे दिया। अब Q जो है हीट का यूनिट क्या है, जूल है, और T टेम्परेचर का यूनिट केल्विन। तो फिर इसका एंट्रोपी का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल केल्विन इनवर्स, जूल केल्विन इनवर्स। एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन एंड थर्मोडायनेमिक फंक्शन। अब जो एंट्रोपी है ये स्टेट फंक्शन है एंड थर्मोडायनेमिक फंक्शन है। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऐसा थर्मोडायनेमिक की प्रॉपर्टी जो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है, नॉट डिपेंड ऑन दी path followed by the system. The value of entropy depend upon the mass of the system, hence it is an extensive property। अब देखें, जितना ये जो अमाउंट है सब्सटेंस का बढ़ेगा उतनी ज़्यादा एंट्रोपी होगी, क्योंकि जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे उतना ज़्यादा मोशन होगा और उतनी ज़्यादा एंट्रोपी होगी। तो ये कैसा है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। न्यूमेरिकल टाइप नंबर 9, हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। देखिए, अभी जो हमने अभी तक के टॉपिक पढ़ा था वो था एंट्रोपी का, और एंट्रोपी का और भी जो टॉपिक है वो अभी बाकी है, जो हम आगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। अभी जो टॉपिक हमने आज कवर किया है हेसेस लॉ का, उसके बेस न्यूमेरिकल जो रह गए थे पहले हम उसको आज सॉल्व कर लेते हैं। हेसेस लॉ का स्टेटमेंट क्या था कि अगर कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो रही है या फिर सीरीज ऑफ स्टेप में हो रही है तो उसकी जो एंथैल्पी है वो सेम रहती है। तो उस बेस पे यहाँ कुछ न्यूमेरिकल है जो हम सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। देखो, एक अगर समझ गया तो बहुत ईजी टॉपिक है ये भी। तो देखो, क्वेश्चन दिया है कि आपको ये रिएक्शन की एंथैल्पी क्या फाइंड आउट करना है, आपको एंथैल्पी मतलब H, ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H फाइंड आउट करना है इस रिएक्शन के लिए। और ये रिएक्शन की एंथैल्पी
फाइंड आउट करने के लिए हमको यहाँ पर दो इक्वेशन गिवन है। अब देखो ये इक्वेशन का हमको करना क्या है कि ये दो इक्वेशन का यूज़ करके, ये एक इक्वेशन है और ये इक्वेशन 1 एंड 2, ये इक्वेशन का यूज़ करके हमको जो इक्वेशन की इंथैल्पी निकालना है ये इक्वेशन को बनाना है। मतलब ये दो इक्वेशन से हमको ये इक्वेशन को फॉर्म करना है। क्लियर? अब देखें कि कैसे फॉर्म करेंगे। पहले यहाँ पे देखें कि रिएक्टेंट में Fe है और ऑक्सीजन है और Fe2O3 है। ये जो गिवन है इसमें देखें क्या क्या है। Al एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का तो यूज़ नहीं है हमको, चलो ठीक है। Fe2O3, यहाँ देखिए Fe2O3 ये है रिएक्टेंट में, और यहाँ जो हमको जिस रिएक्शन की एंथैल्पी निकालना है वो है प्रोडक्ट में। तो फिर इस रिएक्शन को हमको रिवर्स में लिखना पड़ेगा। अगर हम रिवर्स में लिखेंगे तो देखो इसका जो प्रोडक्ट मिल रहा है ये Fe, ये प्रोडक्ट है, और जो हमारे पास में जिसकी हमको एंथैल्पी निकालना है वो क्या है, Fe रिएक्टेंट है। तो ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और ये हमारे को उल्टा मिल रहा है, मतलब हमको ये जो गिवन इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन, इसको रिवर्स करना होगा। तो रिवर्स इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन को रिवर्स करेंगे और फिर ऐड करेंगे हम सेकेंड इक्वेशन को। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि देखो जो 3/2 ऑक्सीजन है, ये देखो 3/2 ऑक्सीजन है, ये भी रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, इसलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को रिवर्स करते हैं। इक्वेशन 1 को रिवर्स करने के लिए देखो जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट बन जाएगा, जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो देखो प्रोडक्ट क्या है, ट्वाइस Fe प्लस Al2O3। तो ये जो प्रोडक्ट था ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन गया, जो रिएक्टेंट था वो बन गया प्रोडक्ट। लेकिन जो एंथैल्पी थी, जब ये रिएक्शन रिवर्स हुई तो यहाँ पर जो साइन है वो भी तो रिवर्स होगा। तो ये माइनस है, तो माइनस से देखो हमने क्या लिखा है, यहाँ पे प्लस लिखा है। और सेकेंड इक्वेशन को एज इट इज हमको ऐड कर देना है। तो सेकेंड इक्वेशन है ट्वाइस Al प्लस 3/2 ऑक्सीजन Al2O3, और इसके लिए जो एंथैल्पी लगी -1670 किलो जूल। अब दोनों ऐड करेंगे, तो ऐड करने के लिए पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में पहले जो कॉमन है वो कैंसिल हो जाते हैं। तो ये देखो ये कैंसिल हो गए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। फिर Al2O3 देखो ये भी कैंसिल हो गए। अब कैंसिल हो गए, अब उसके बाद जो रिमेनिंग है उसको लिख लेते हैं। रिमेनिंग देखो क्या है, ट्वाइस Fe, फिर 3/2 O2 एंड Fe2O3। तो यही इक्वेशन तो हमको फॉर्म करना था ना, जो हमको ये दिया हुआ है जिसकी एंथैल्पी निकालना है, यही इक्वेशन दिया हुआ है। तो ये इक्वेशन कैसे फॉर्म हुई, पहले फर्स्ट इक्वेशन को हमने रिवर्स कर दिए, उसकी एंथैल्पी का साइन भी रिवर्स हो गया। फिर सेकंड हमने एज इट इज रख लिए, दोनों को ऐड करे, ऐड करके हमको जिसकी एंथैल्पी निकालना था वो इक्वेशन हमको मिल गई। अब जो वैल्यू है एंथैल्पी की उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर आ गया फिर -822.4 किलो जूल। प्लस माइनस क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो जा रहा है। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो 822.4 किलो जूल है। और माइनस का साइन क्यों लग रहा है, क्योंकि जो बड़ा डिजिट है उसका साइन माइनस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। अब हमको स्टैंडर्ड एंथैल्पी निकालना है, ये हमको गिवन रिएक्शन दिया हुआ है। SiO2 प्लस थ्राइस कार्बन है ग्रेफाइट के फॉर्म में, फिर सिलिकॉन कार्बाइड प्लस ट्वाइस CO। ये रिएक्शन की हमको एंथैल्पी कैलकुलेट करना है, और उसके लिए हमको यहाँ पर ये 3 इक्वेशन गिवन है। अब ये को पहले तो हमको 2 इक्वेशन था इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में, अभी हमको 3 इक्वेशन है। तो कोई हमारे को इतना डरने वाली बात नहीं है, हम इजीली इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब फिर से देखें बेटा, ये SiO2 देखो ये है रिएक्टेंट, और इस इक्वेशन में SiO2 क्या है, प्रोडक्ट है ना। अब जब ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो हमको इस इक्वेशन का यूज़ करना है और इससे ये इक्वेशन बनाना है। तो फिर क्या करना पड़ेगा,
कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको रिवर्स करना पड़ेगा, है ना। चलो ठीक है, इसको रिवर्स कर लेंगे। फिर इसके बाद वाली जो दो इक्वेशंस है उनका क्या करना है ये भी देख लेते हैं हम, कि SiO2 के पास में दिया हुआ है 3 कार्बन। अब यहाँ पे देखें, ये वाली इक्वेशन में 2 कार्बन है और ये इक्वेशन में 1 कार्बन है, मतलब ये दोनों को प्लस कर दिए तो 3 कार्बन मिल जाएगा, है ना। फिर SiC प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, तो मतलब इसको हमको रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ CO है, यहाँ पर भी CO है, ट्वाइस CO, ये प्रोडक्ट है और ये भी प्रोडक्ट है, इसको रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब फर्स्ट रिएक्शन को हम रिवर्स करेंगे और फिर उसी में ऐड कर देंगे हम सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को। रिवर्स द इक्वेशन 1, जो गिवन है हमको इक्वेशन 1, उसको रिवर्स कर देते हैं। देखो रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, SiO2, ये जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट और रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट, SiO2 और प्रोडक्ट फिर क्या होगा Si प्लस O2। अब फिर से ध्यान में रखना है कि आप जो रिएक्शन लिख रहे हो उसकी एंथैल्पी जब आपने रिवर्स किए हैं तो यहाँ पर साइन भी रिवर्स हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस से क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस 911 किलो जूल। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि जो हमको गिवन इक्वेशन है 1 2 3, हमने फोर्थ इक्वेशन जो है वो 1 को रिवर्स करके बनाया है। अब ऐड 2 3 एंड 4, ये 2 3 जो गिवन है इक्वेशन, ये 2 और ये 3, ये 2 और ये 3, और साथ में फोर्थ इक्वेशन को हम क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। देखो 2 ये वाले हमने एज इट इज़ लिखे, फिर थर्ड इक्वेशन हमने एज इट इज़ लिखे एंथैल्पीज़ के साथ में, और फोर्थ इक्वेशन जो रिवर्स करके हमने लिखे थे उसको लिखे हमने एज इट इज़। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं, पहले वो देख लेते हैं हम, और फिर क्या रिमेनिंग रह जाता है वो देख लेते हैं। तो क्या आपको नज़र आ रहा है, देखो O2 ये रिएक्टेंट है, ये O2 प्रोडक्ट है, ये कैंसिल हो रहा है। और कुछ कैंसिल हो रहा है कि देखो Si ये रिएक्टेंट है, Si ये प्रोडक्ट है, ये कैंसिल हो रहा है। फिर उसके बाद में और कुछ कैंसिल हो रहा है कि देख लो अच्छे से, नहीं हो रहा है। अब इसको हम प्लस कर देते हैं, प्लस करके देखो क्या होगा, SiO2, देखो SiO2 प्लस 3 कार्बन, ये देखो 2 कार्बन है और ये 1 कार्बन है, ये दोनों को मिला के हो गया 3 कार्बन। अब रिएक्टेंट के साइड के पूरे ख़त्म हो गए। फिर एरो के बाद वाले राइट साइड में देखो, राइट साइड में है सिलिकॉन कार्बाइड SiC एज इट इज़, प्लस 2CO प्लस 2CO गैसेस फॉर्म में। तो यही इक्वेशन को हमको फॉर्म करना था, देखो यही इक्वेशन को फॉर्म करना था ना, एज इट इज़ आ गई हमारे पास इक्वेशन। अब आ गई तो यही जो एंथैल्पीज़ हैं जो गिवन है, यही एंथैल्पीज़ का यूज़ करके जो गिवन इक्वेशन है उसकी एंथैल्पी हम फाइंड आउट करेंगे। अब देखो यहाँ पे पहले इन दोनों को माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अगर हम यहाँ -221 प्लस -65.3 ये करते हैं तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, ये 221 माइनस 65.3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसका आंसर मिलेगा आपको 286.3 और साइन रहेगा नेगेटिव का। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करेंगे आप, फिर एडिशन करना है, प्लस 911 तो माइनस प्लस अगेन माइनस, तो 911 में से 286.3 माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा 624, और जो बड़ा डिजिट है उसका साइन प्लस का है तो इसलिए आएगा प्लस 624 किलो जूल। तो ये जो हमको गिवन रिएक्शन थी उस गिवन रिएक्शन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी को हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। तो आज हमने पढ़ा है एसेस लॉ और एंट्रोपी के बारे में। अब एंट्रोपी को लेकर ही हम आगे का हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर देखने वाले हैं, लेक्चर नंबर 10, जो हमारा इस यूनिट का लास्ट लेक्चर रहेगा। उसमें हम पढ़ेंगे
सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव्स एनर्जी और उसके बेस कैलकुलेशन। तो देखते रहिए और पढ़ते रहिए।